स्टूडेंट बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कह के कि ये जो गाइडलाइंस है ये अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेटरी है। आप कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगी, अजी हम कहते हैं कि ये गाइडलाइन अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? कि आपने जनरल को एक्सक्लूड कर दिया है। भाई जनरल ने ऐसे कॉन्सेप्ट आप किए हैं कि आपने जनरल को इस तरह से एक्सक्लूड कर दिया है कि भैया अगर आपको प्रोटेक्शन देनी थी तो हर स्टूडेंट को देते, हर स्टाफ मेंबर को देते। आप ऐसे किसी को एक्सक्लूड, किसी को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, अभी तक मेरे ख्याल में आप सभी के कानों में पड़ गया होगा। यूजीसी कुछ रेगुलेशंस लेकर के आया है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर आया है, जिनके बाद से ही हमें स्टूडेंट्स में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में ऑल इंडिया लेवल हमें इस पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कुछ रेजिग्नेशंस भी देखने को मिले हैं। पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश हम बेसिकली करेंगे शुरू से लेकर अंत तक कि ये न्यूज़ में क्यों है, रेगुलेशंस एग्जैक्टली क्या है, स्टूडेंट किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के आखिर तक बना रहना है। देखो न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या है। न्यू यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस स्पार्क्स स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, अब ये यूजीसी की इक्विटी रेगुलेशंस क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, क्या चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। देखो हुआ क्या, यूजीसी को ये रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी 2026 वाली। हमारे पास ऑलरेडी 2012 वाली रेगुलेशंस थी, लेकिन हुआ क्या कि जो 2012 वाली जो रेगुलेशंस थी, जो डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क था, उसको ठीक से इन्फोर्स नहीं किया जा सका, ठीक से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, नाकामयाब कुछ स्तर तक बेसिकली आप कह लीजिए कि वो रहीं, जिसके चलते हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें न्यू रेगुलेशंस लेकर के आनी पड़ेगी। फिर एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरा, ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये है रोहित वेमुला। ठीक है, ये है रोहित वेमुला, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है पायल तडवी। ये दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। राहुल, ये 2016 का केस मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 2016 में हुआ क्या कि राहुल ने अपने कॉलेज कैंपस में सुसाइड कर लिया था। रीज़न, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने अपने सुसाइड नोट में इनफैक्ट लिखा था कि माई बर्थ इज़ माई फेटल एक्सीडेंट, और ये लिखने के पीछे कारण कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली जन्म आधारित जो जातिवाद, बेसिकली कह लीजिए जातिवाद ने रोहित वेमुला की जान ले ली। सिमिलर केस रहा पायल तडवी का भी। पायल तडवी ने भी, ये बेसिकली डॉक्टर थी, डॉक्टरेट की तैयारी बेसिकली कर रही थी, और सीनियर्स के तरफ से आने वाले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के चलते इन्होंने भी सुसाइड कर लिया, अपनी जान ले ली। अब ये दोनों केसेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे उस टाइम पर, और जो रोहित की जो माँ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि ये कब तक चलता रहेगा। और जब इस मामले की पूरी सुनवाई वगैरह हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी बेसिकली केंद्र सरकार को कि आपको क्या करना है। आप इस मामले का संज्ञान लेते वक्त बेसिकली आप यूजीसी को गाइड किया कि आप इसमें कुछ एक्शन लीजिए, कुछ रेगुलेशन वगैरह, कुछ इसमें कुछ स्टेप लीजिए। ठीक है, तो यूजीसी जो है इसी गाइडलाइन के चलते जो है उसने ये रेगुलेशंस लेकर के आई। अब यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, ये बेसिकली इसका मेन मकसद क्या है, ये मेन करती क्या है, जो आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको रेगुलेट करने का काम यूजीसी आपका करती है। यूजीसी लेकर के आई क्या, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लेकर के आई। और ये कब लेकर आई, जनवरी 13, 2026 को लेकर के आई। और इसने रिप्लेस किया जो पुराना वाला फ्रेमवर्क था, जो 2012 वाला एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क था, उसको इसने रिप्लेस किया। पुराने फ्रेमवर्क और नए फ्रेमवर्क में काफ़ी डिफरेंस है, बट मेजर डिफरेंस ये है कि जो पुराना फ्रेमवर्क था वो मोर और लेस एडवाइजरी गाइडलाइंस थी, बट जो नया फ्रेमवर्क है वो लीगली बाइंडिंग है, कानूनी आपके ऊपर बेसिकली लीगल बाइंडिंग है कि आपको करना ही पड़ेगा, ये कानून की तरफ से है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजेस के लिए। मकसद क्या है इसका,
एम क्या है, कर्ब करेंगे डिस्क्रिमिनेशन को, चाहे वो जाति आधारित हो, कास्ट बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, डिसेबिलिटी बेस्ड हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या रेस बेस्ड हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली अगर आप करते हैं तो उसको कर्ब करने की, उसको कम करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और इंश्योर करेंगे क्या, इक्विटी और इंक्लूजन, ठीक है, उसको मेक श्योर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कहाँ पे, हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर एजुकेशन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ 3 इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है जिनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये गाइडलाइंस 3 इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने की बात करती है, जिसमें पहला आ जाता है आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट आप कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट जो है उस पर कार्रवाई वगैरह बेसिकली ये करेंगे। जो डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपके साथ कॉलेज कैंपस में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और फिर मामला संज्ञान में आएगा, जो कार्रवाई है बाकी वो की जाएगी। इसके साथ साथ इक्विटी कमिटीज़ इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन होगा आपका SC, ST, OBC, वुमेन और यहाँ तक कि PWD जो दिव्यांग जन होते हैं उन मेंबर्स का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। यहाँ पे मिसिंग कौन है, कोई बता सकता है मुझे, यहाँ मिसिंग कौन है? SC भी आ गए, ST भी आ गए, OBC भी आ गए, वुमेन आ गई और PW भी आ गए। बचा कौन? बचा जनरल। बचा कौन? बचा जनरल, ठीक है। आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इक्विटी स्क्वाड्स और हेल्पलाइन नंबर्स 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, जो मॉनिटर करेंगे कैंपस को और रिपोर्ट करेंगे इंसिडेंट्स को। ये इनका बेसिकली काम ये है, जो इक्विटी स्क्वाड्स हैं रैंडमली किसी भी कैंपस में जाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाएंगे और जाकर के बेसिकली चेक करेंगे कि किसी भी तरह का वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का, नॉट ओनली कास्ट, किसी भी तरह का जेंडर या फिर रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, उनको ऐसा लगता है, तो वो फिर उसको आगे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वहाँ पर जाके उनको रिपोर्ट करेंगे और फिर बाकी आगे की जो कार्रवाई वो होगी, ठीक है। अब ये रूल जो है एम्पावर करते हैं यूजीसी को कि वो इन्फोर्स कर सकती है कॉम्प्लियंस। देखो अगर हमने भैया गाइडलाइंस बना के देती है, ठीक है, यूजीसी ने गाइडलाइंस बना के देती है, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो यूजीसी के पास ये पावर है कि वो उनको पनिश कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। पिनलाइज यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को किया जाएगा, कॉलेजेस को किया जाएगा अगर वो फेल कर जाती हैं इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को फॉलो करने में। नॉन कॉम्प्लाइंस के केस में क्या है, अपनी जो रिकॉग्निशन है वो तक यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खो सकते हैं, उनकी फंडिंग रोकी जा सकती है, ठीक है, उनकी जो फंडिंग और ग्रांट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे रोका जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भैया यूजीसी की गाइडलाइंस क्या थी, मोरलेस हमने समझ ली। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कह के कि ये जो गाइडलाइंस है ये अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेटरी है। आप कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगी, अजी हम कहते हैं कि ये गाइडलाइन अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि इसमें SC का ध्यान रखा गया है, ST का ध्यान रखा गया है, वुमेन का ध्यान रखा गया है, OBC का, यहाँ तक कि OBC को भी इंक्लूड कर दिया है, आपने PWD को भी इंक्लूड कर दिया। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत किससे है कि आपने जनरल को एक्सक्लूड कर दिया है। भाई जनरल ने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आपने जनरल को इस तरह से एक्सक्लूड कर दिया है? जो जनरल कैटेगरी है उसको एक्सक्लूड पूरी तरह से यहाँ पे किया गया है इन गाइडलाइन से। ये इसलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि ये जो गाइडलाइंस है वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर कोई क्लियर मैकेनिज्म आपने नहीं दिया हुआ है कंप्लेंट रेज करने के लिए। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भैया कोई SC ST कम्युनिटी का बंदा है, कोई वुमेन है या फिर कोई OBC कैटेगरी है, PWD कैटेगरी का बंदा है, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो जाकर के रिपोर्ट कर सकता है अथॉरिटीज़ को, वेल एंड गुड। बट व्हाट इफ कि वही डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा फेस करता है तो वो इंसान नहीं है क्या? उसके पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है कि वो जाके रिपोर्ट कर सके कि सर मेरे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो और डिस्क्रिमिनेशन होते हैं रिलीजन बेस्ड या रीजन बेस्ड या बर्थ बेस्ड हो रहा है? उसके पास क्यों ऑप्शन नहीं है? ये क्या वो इंसान नहीं है? एक ये वाला पॉइंट है। फिर स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कंप्लीट रोल बैक।
वो इसमें सुधार की मांग नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आप इसको कंप्लीटली हटाइए, हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसका एक शब्द एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आ रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है वो क्रिमिनलाइज कर रही हैं इनोसेंट स्टूडेंट्स को। कैसे? व्हाट इफ कि मेरे अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दी कि मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है, और अगर मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया ही ना हो, मेरी तरफ से ऐसा कुछ एक्ट किया ही ना गया हो, व्हाट इफ दिस इज ट्रू, अगर ऐसा कोई केस होता है तो क्या करेंगे आप? अगर मेरे अगेंस्ट कोई फॉल्स कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट कर दी गई है, उस केस में मेरा करियर तो ख़राब हो जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स बहुत चलती हैं, ठीक है, किसी सामने वाले का नाम खराब करने के लिए आपने अगर झूठी कंप्लेंट उस पर डाल दी तो उस व्यक्ति का क्या? उसका जीवन तो बर्बाद कर दिया आपने, वो तो लाइफ टाइम इसी गिल्ट में बिना किसी अपराध के वो सज़ा भोगेगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रोटेस्टर आर्ग्यू करते हैं कि जो रूल्स हैं वो एक कैंपस में एक तरह का सर्विलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे। स्टूडेंट्स में 24 घंटे ये लगा रहेगा कि कोई उनको देख रहा है। जो मैंने बताया इक्विटी स्क्वाड्स का कॉन्सेप्ट, इक्विटी स्क्वाड्स होंगी, वो जब मर्जी जहाँ भी जाकर के सर्विलेंस कर सकती हैं, देख सकते हैं कैंपस में सब ठीक तो है, माहौल कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। व्हाट इफ़ यहाँ पे अगर ये जो चीज़ है ना, ये सर्विलेंस क्रिएट कर रही है भाई, अब स्टूडेंट्स को 24 घंटे लगेगा कि उनके ऊपर कोई नज़र रखे हुए हैं, ठीक से, फिर वो काम नहीं कर पाएंगे। अकेडमिक्स से हट करके ध्यान इसी चीज़ पे रहेगा कि भाई कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। छोटी छोटी मजाक मस्ती वाली जो चीज़ें होती हैं ना कॉलेज में, वो भी अब बाद का बतंगड़, बेसिकली राई का पहाड़ जैसी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर फॉल्स कंप्लेंट का डर तो बना ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि फॉल्स कंप्लेंट हो रही है, जैसे जो ST/SC एक्ट है उसमें भी हमने देखा है कि कितनी भारी मात्रा में फॉल्स कंप्लेंट फाइल की जाती हैं, ठीक है, वो सामने आया है हमारे। इनफैक्ट नॉट ओनली ST/SC एक्ट, हमने डॉरी एक्ट में भी देखा है कि फॉल्स कंप्लेंट्स जो है वो फाइल की जाती हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फॉल्स कंप्लेंट्स है कि व्हाट इफ़ मेरे अगेंस्ट कोई झूठी कंप्लेंट फाइल कर दे, मेरा तो खामखा बंटा बैठ जाएगा, मेरा तो खामखा करियर शुरू होने से पहले ही डूब जाएगा। फिर प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक्सप्लिसिट मैकेनिज्म नहीं दिया है आपने फॉल्स कंप्लेंट को पीनलाइज करने का। कोई XYZ पर्सन है, उसने ABCD पे फॉल्स कंप्लेंट कर दी है, ठीक है, चलिए आपको जानकारी जो आपकी तहकीकात वगैरह की, उसके बाद आपको पता भी चल गया कि वो फॉल्स कंप्लेंट थी, लेकिन अब क्या, आगे क्या, आगे का रोड मैप क्या होगा, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जिसने ये झूठी कंप्लेंट की है, क्या आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? क्यों जाने देंगे भाई? उसने गलती की है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अब ये सज़ा क्या होगी, इसका कोई प्रावधान, इसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस में नहीं दिया गया है, ठीक है। कोई फाइन रेगुलेशन किसी की कोई बात नहीं करता है। अ प्रोविजन इज प्रेजेंट, ये पुरानी वाली जो है ना गाइडलाइंस, उसमें बेसिकली था कि अगर आप फॉल्स कंप्लेंट करते हैं तो पीनलाइज आपको किया जाएगा, लेकिन जो करंट ड्राफ्ट है उसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका जो होती है, जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने इस रेगुलेशन को, इस UGC के रेगुलेशन को चैलेंज किया। उनका आर्ग्यूमेंट, बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि भैया ये जो गाइडलाइंस हैं ये नॉन इंक्लूजनरी है, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वो नॉन इंक्लूजनरी है। आपने उसमें कुछ तबकों को इंक्लूड कर दिया है, बाकियों को एक्सक्लूड कर दिया है। जनरल पूरी तरह से यहाँ पे इग्नोर किया गया है। ये जो आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के नाम पर ये गाइडलाइंस लाए हैं, बट ये गाइडलाइंस इन सम इम्प्लिसिट मैनर हिडन तौर पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक समस्या यहाँ पर है। फिर बाय रिस्ट्रिक्टिंग प्रोविजंस ओनली टू SC ST OBC ग्रुप्स, एक्सक्लूड कर रहे हैं आप जनरल को, जो रिजर्व कैटेगरी है, और वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि स्टाफ को भी। ये जो गाइडलाइंस है याद रखिएगा, स्टूडेंट और स्टाफ दोनों पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, याद रखिएगा, स्टूडेंट और स्टाफ दोनों पर अप्लाई हो रही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड किया जा रहा है, ये एक्सक्लूजन एक तरह का हिरार्की ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर हिरार्की ऑफ प्रोटेक्शन जैसे SC हो गए, ST हो गए, वुमेन, ठीक है, इन सबको तो इंक्लूड किया गया है इस प्रोटेक्शन में। बट द मोमेंट आप जनरल के यहाँ से इस वाली कैटेगरी में स्विच किए
तो ये फिर जो प्रोटेक्शन है आपको अवेलेबल नहीं रहेगी। ये एक हिरार्की हमने दे दी है 1 2 3, ठीक है। अगर आप इसके अंडर आ रहे हैं तो आप 3 तक हैं, तब तो आप इंक्लूडेड है इस प्रोटेक्शन में। द मोमेंट आप 3 से 4 हो जाते हैं फिर आप इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली एक हिरार्की ऑफ प्रोटेक्शन ये क्रिएट कर रहा है विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कहता है कि भाई आप जाति, धर्म और रीजन इन सब के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट फिर आप खुद ही कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन। कि कैसे, क्यों? कि भैया अगर आपको प्रोटेक्शन देनी थी तो हर स्टूडेंट को देते, हर स्टाफ मेंबर को देते हैं। आप ऐसे किसी को एक्सक्लूड, किसी को इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स की तरफ से, मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है। प्लीज़ लेट मी बी क्लियर है, स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा कहा गया है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 14 जो आपका राइट टू इक्वालिटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 15 जो कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते बेस्ड ऑन कास्ट, उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, जो आपका आर्टिकल 21 में आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो पिटीशन है ये एक इंटरिम ऑर्डर की डिमांड कर रही है कि जो रिस्ट्रेन करे किसको, जो करंट डेफिनेशन है, जो करंट एक्ट रेगुलेशन है, इस करंट रेगुलेशन में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो डेफिनेशन आपने दी है उसको थोड़ा और ब्रॉड कीजिए, ठीक है। उसको थोड़ा और वाइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें उसको और थोड़ा सा न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको कास्ट न्यूट्रल बेसिकली बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया है और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने संज्ञान में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू हियर प्ली चैलेंजिंग द यूजीसी's रिन्यू एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ठीक है, हम इसको देखते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जो परसीव्ड बायस है, जो कंसर्न्स हैं, वो क्या है, हम वो देख लेते हैं। क्रिटिक्स बेसिकली जो हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो रेगुलेशंस हैं वो अनफेयरली ट्रीट करती हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और उनको एक डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर करके, भैया जनरल कैटेगरी से है तो वो डिफ़ॉल्ट करेगा ही करेगा, जनरल कैटेगरी से है तो डिस्क्रिमिनेट करेगा ही करेगा, ऐसी नज़र से देखती हैं। फिर मेन क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया ओनली फोकस कहाँ पर है, ST SC OBC के कंप्लीट SC ST और OBC जो है उनके प्रोटेक्शन पे है। जनरल कैटेगरी का प्रोटेक्शन यहाँ पे पूरी तरह से एक्सक्लूड किया गया है। जो डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन की वो बहुत वेग है। किसको डिस्क्रिमिनेशन आप एग्जैक्टली मानेंगे? क्या वर्बल डिस्क्रिमिनेशन होगा? क्या फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन होगा? इम्प्लिसिट, यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया अगर कोई फलाना पर्सन है उसको लग रहा है कि वो फलाने पर्सन ने अगर मान लीजिए मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं है। अब मेरे सामने से एक बंदा निकल गया, मैंने उसने हाय हेलो कुछ किया, मैंने मुस्कुरा दिया, छोड़ दिया। अब वहाँ पर उसको लगने लगे कि मैंने उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? आपको अगर खुद ही ऐसा लगने लग जाए कि आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ऑल्दो यहाँ पे कोई एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा? एग्जैक्टली यहाँ पर इस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वेग दी गई है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कुछ। तो ये एक समस्या का यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रॉब्लम भी आ जाता है कि भैया जो बर्डन है कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो भी मेरे ऊपर ही है, मैं ही साबित करूं कि मेरी कोई गलती है नहीं। तो एक ये भी समस्या वाली बात आ जाती है। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ डिफाइंड टाइम दे दिया गया है कि भाई जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पर्टिकुलर मैटर को, उनको एक समय सीमा निर्धारित करके दे दी गई है कि इतने समय में आपको जो है रिपोर्ट फाइल करनी है, जो भी केस है उसकी रिपोर्ट फाइल करनी है, और पूरी जो जांच पड़ताल की गई है, जो भी जांच पड़ताल हुई है उसकी रिपोर्ट आपको देनी है एंड एक्शन लेना है। तो एक ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट जल्दी सबमिट हो, वक्त रहते सारा काम हो जाए, इसमें कहीं जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना हो कि इस पूरे मामले का कोई ऐसा पहलू है जो हमें देखना चाहिए तो वो हमारे हाथ से छूट जाए, हम उसको देख ना पाए, नज़रअंदाज कर दें, ठीक है। जल्दबाजी ना हो रिपोर्ट को देने, रिपोर्ट सबमिट करने में, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी में होता क्या है, इन्वेस्टिगेट हमने ठीक से किया नहीं और कोई मासूम है उसका ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। फिर सम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको स्कोप ऑफ कमिटीज़ को लेकर भी थोड़ा कंसर्न है। जो इक्विटी स्क्वाड्स हैं इनकी स्कोप को लेकर भी कंसर्न है। ये इनका बेसिकली मानना है कि ये जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको हिंडर कर रही हैं। जो कैंपस की हार्मनी है, जो हार्मनी बेसिकली आपका जो मेल जोल बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, उसको भी जो है कहीं ना कहीं ख़राब करने का काम बेसिकली कर रही हैं। फिर
अब देखो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड इस पे कैसा आया। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भैया नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर द न्यू यूजीसी इक्विटी रूल्स। कहा है किसने? एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारे, कि भैया एजुकेशन मिनिस्टर हमारे क्या कर रहे हैं कि जो न्यू रूल्स हैं वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कह रही है? हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका स्टेटमेंट आया है कि न्यू रूल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये उन्होंने सांत्वना हमें दी है और अश्योर किया है कि नो वन विल फेस इनजस्टिस, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, इन रूल्स का मिसयूज होने नहीं दिया जाएगा। बट सवाल यह है कि कैसे। ठीक है, उस सवाल का जवाब समय के साथ हमें मिलेगा भी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट से इस न्यू यूजीसी रेगुलेशन वोंट बी डिस्क्रिमिनेटरी, ना तो उसको मिसयूज करने दिया जाएगा। एंड स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये समझने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट कहती है कि इट माइट एड सम न्यू प्रोविजंस। गवर्नमेंट कहती है कि हम आगे समय के साथ हो सकता है कि कुछ प्रोविजंस जो है इसमें ऐड करें। किस लिए? टू इंश्योर कि जो कंप्लेंट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, एट द सेम टाइम जो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसने भी अपना सपोर्ट, इसको ये जो एम है इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को, उसको सपोर्ट दिया है। बट इनका कहना है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टारगेट बैच चल रहे हैं यूपीएसआई के लिए। ठीक है, क्लासेस लाइव होती हैं डेली, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, फिर जीएस की क्लास होती है 10:30 बजे करीब, मैथ्स की क्लास 4:30, रीजनिंग 3 बजे, और फिर जीएस की हो जाती है दोबारा से आपकी शाम के रात के 7:30 बजे। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना ना भूलें। आपके विचार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर आकर के कमेंट करें। रेस्ट, धन्यवाद।